हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है द डेटा इंटरप्रिटेशन। नाउ डेटा इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस ये इकलौता मैथ्स का ऐसा टॉपिक है जिसपे सेट पे क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब सेट वाइज क्वेश्चंस बनेंगे। लाइक आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन का सेट आ गया या फिर 6 क्वेश्चन का सेट आ गया, तो एक बार ही अगर आपको मतलब डायग्राम अगर समझ में आ गया, मतलब जो डेटा दिया है, जो डेटा प्रेजेंट करा गया है, वो डेटा अगर एक बार ही समझ में आ गया तो 5 के 5 क्वेश्चन ईजी बन जाते हैं। ठीक है, मैं एक और आपको एडवाइस करना चाहूंगा इस चैप्टर को सॉल्व करते वक्त। आपको कभी भी 5 के 5 क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व नहीं करने हैं। वो एक क्वेश्चन जरूर उसमें हार्ड डालता है। वो हार्ड जो क्वेश्चन होता है वो जनरली एवरेज टॉपिक से होता है, बिकॉज एवरेज में आपको सबका सम करना पड़ेगा, उसका फिर नंबर ऑफ नंबर से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यही तरीका है एवरेज फाइंड करने का। तो वो एवरेज के क्वेश्चंस काफी लेंथी होते हैं, तो ट्राई टू स्किप द एवरेज क्वेश्चंस। रेशियो प्रोपोर्शन के आपको क्वेश्चन सबसे पहले चूज करने हैं, जिसमें पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द परसेंटेज के क्वेश्चन आपको सबसे पहले पिक करने हैं। परसेंटेज और रेशियो ऐसे दो टॉपिक हैं जिसपे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वहां पे मतलब करीब करीब 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो 2 से 3 क्वेश्चन ये वाले सबसे पहले आपको चेक करने हैं। फाइन। और डेटा इंटरप्रिटेशन जो है सारे चैप्टर्स का मिक्सअप है, मतलब ऑल द चैप्टर्स नहीं, जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, तो सारे चैप्टर्स इस टॉपिक को करने से पहले आपको अच्छे से आने चाहिए। बेसिकली मैं गाइड करूंगा कि परसेंटेज अच्छे से कर लेना, बिकॉज परसेंटेज का बहुत ज्यादा यूज है इसमें। ठीक है, तो एक बारी मैं बेसिक आपको बता देता हूं परसेंटेज का। ठीक है, बाकी परसेंटेज का चैप्टर जरूर कर लेना इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। यू हैव टू डू अ परसेंटेज चैप्टर। ठीक है, तो बेसिक एक बारी बता देता हूं कि किस तरीके से परसेंटेज ग्रोथ निकालते हैं या फिर वगैरह वगैरह। भाई मैंने कहा, ठीक है, मैंने कहा कि ए की सैलरी 200 रुपीज है। फाइन, ए की सैलरी 200 रुपीज है और बी की सैलरी 300 रुपीज है। ए की सैलरी 200 रुपीज है, बी की सैलरी 300 रुपीज है। तो मैंने आपसे पूछा कि ए की सैलरी बी से कितने परसेंट कम है। भाई यहां से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि ए की जो सैलरी है वो बी से कितने परसेंट कम है। तो कम का मतलब क्या हो गया? अभी यहां पे आपको दिखाई देता है 100 कम है, भाई 100 कम है। 100 कम है, कौन से नंबर पे कम है? बिकॉज बी का क्या था 300, तो 300 से 100 की तरफ आएंगे ना। मतलब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा, भी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो। ठीक है, उस लैंग्वेज को अपने दिमाग में घुमाओ बार बार। मैंने पूछा क्या है आपसे? मैंने आपसे पूछा कि ए की जो सैलरी है वो बी से कितने परसेंट कम है। तो कम तो 100 है ना, तो 100 जो कम है वो 300 पे कम है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। तो ये कट गया 00, 100/3, 1/3 मैंने आपको बताया था क्या हुआ करता था, 33.33% जो परसेंटेज चैप्टर में। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कितने परसेंट कम है, एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि कितने परसेंट है, मतलब ए की जो सैलरी है वो बी का कितने परसेंट है। तो एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन बनेगा इस तरीके से कि ए की जो सैलरी है वो बी से कितने परसेंट कम है। एक क्वेश्चन बनेगा इस तरीके से कि ए की जो सैलरी है वो बी का कितना परसेंट है। तो उसकी सैलरी 200 है, 200 है 300 पे, मतलब ये बी की तो 300 है ना, रेफरेंस पॉइंट क्या है? बी है। रेफरेंस पॉइंट क्या है? बी है। और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो यहां से क्या आ जाएगा 60.66% इज द राइट आंसर। तो दोनों क्वेश्चन में कभी भी आपको कंफ्यूज है तो यहां पे जस्ट बेसिक सा आइडिया है। ठीक है, जस्ट बेसिक से क्वेश्चन है। अगर वो पूछता कितने परसेंट कम है तो उसका डिफरेंस पे परसेंटेज जो है आपको निकालनी है। अगर वो पूछता कितने परसेंट है तो वैल्यू पर परसेंटेज निकालनी है, दैट्स ऑल। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जो मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं, जो परसेंटेज चैप्टर किया था हमने, तो वहां से एक इस तरीके से क्वेश्चन बना लेते हैं कि किसी की सैलरी 450 बन गई। ठीक है, लेट सपोज किसी की जो सैलरी है, या 450 नहीं 490 ले लेते हैं। ठीक है, किसी की सैलरी 490 बन गई, किसी की सैलरी कोई वैल्यू 490 बन गई आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ 40%। आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ 40%, तो वैल्यू क्या थी? मतलब वो इस तरीके से बोलेगा कि कंपनी की इनकम 2001 में 490 थी, 2001 में 40% का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 2001 में 40% का इंक्रीज हुआ है, तो 2000 में सैलरी क्या थी? तो 2001 में 40% इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया? आपको 490 में से 40% कम नहीं करना है, बिकॉज ये जो 40% इंक्रीज हुआ है ये 2000 वाली एक्सपेंडिचर पे हुआ है। मतलब 2000 वाला जो एक्सपेंडिचर था उसको 40% से बढ़ाने के बाद क्या मिला है आपको? 490 मिला है। तो 490 का 40% निकाल के उसमें से कम नहीं करोगे, तो यहां पे जो भी 2000 में एक्सपेंडिचर था, लेट सपोज एक्स था, तो एक्स का 140% किसके बराबर आ जाएगा? 490 के बराबर आ जाएगा। ये 140 फंडा, ये जो 140 वाला फंडा है ये सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। भाई कोई भी वैल्यू अगर 40% से बढ़ाओगे तो आपको उसका 140% निकालना है। अगर कोई भी वैल्यू 30% से बढ़ाओगे तो मेरे को उसका 130% निकालना है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट।
अगर कोई भी वैल्यू मैं 20% से कम करूंगा तो मेरे को उसका 80% निकालना है, दैट्स द कॉन्सेप्ट। तो यहां पे मैंने x को 40% से बढ़ाया तो 490 बना है, तो x का 140% किसके बराबर हो गया, 490 के बराबर। तो यहां से x की वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगी, 350। तो यहां पे 350 था। मैं जस्ट आपको एक वार्निंग मतलब देना चाहता हूं, ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं, 490 में से 40% 490 का कम नहीं करोगे। x को 40% से बढ़ा के कौन सा नंबर मिला है, 490, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 350 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो ये बेसिक आपको समझ में आ चुका है, अच्छे से समझ में आ चुका है। अब कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो मैंने आज की क्लास में सारे ही क्वेश्चन ट्राई करे हैं, ठीक है। सारे ही क्वेश्चन आपके सामने जो है सॉल्व करेंगे, हर एक टाइप का। भाई जो टाइप आ चुके हैं, हार्ड से हार्ड भी करेंगे, इजी से इजी भी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में उसने बोला कि एक स्टूडेंट्स के, ठीक है, एक स्टूडेंट ने 8 बैंक के पेपर दिए हैं, मतलब बैंक एग्जाम दिए हैं। अज्यूम ऑल बैंक पीओ एग्जाम कंटेन 3 सेक्शंस, यानी कि 3 सेक्शन है, इंग्लिश, क्वांट एंड द रीजनिंग पार्ट, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ के बारे में उसने अभी इनिशियली कुछ बात नहीं करी है, तो वो क्वेश्चन में दे भी सकता है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं भी दे सकता है, बट इस वाले क्वेश्चन में नहीं दिया है, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल कट ऑफ उसने दे दी कि ओवरऑल कट ऑफ एग्जाम 1 की क्या है, 56 है। ओवरऑल कट ऑफ एग्जाम 2 की क्या है, 62 है, एंड सो ऑन। और उसके जो मार्क्स आए हैं वो ये हैं, मतलब उसके जो मार्क्स आए हैं, जो टोटल स्कोर आया वो क्या है, 54, 59, 63 एंड सो ऑन, ठीक है। तो कट ऑफ उसको क्लियर करनी पड़ेगी, ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी, वो तभी एग्जाम क्लियर कर सकता है। फाइन, एक चीज तो क्लियर है, वो तभी एग्जाम क्लियर कर पाएगा जब उसकी कट ऑफ से ज्यादा नंबर होंगे। तो इन हाउ मेनी बैंक पीओ एग्जाम्स डिड ही क्लियर द कट ऑफ, तो कट ऑफ से ज्यादा जो है मार्क्स कौन कौन से एग्जाम में उसकी, ये आपको निकालना है। तो 1 में तो नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है, 57, 59 नहीं है, 60 मांगे थे, 64 आए हैं, ये सही है। 58 मांगे थे, 67 आए हैं, ये सही है। 65 मांगे थे, 68 आए हैं, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो गया, 4 एग्जाम्स ऐसे हैं। जस्ट आपको रीड आउट करना है, मतलब एक डेटा आपको दिया है, एक डेटा चार्ट की फॉर्म में आपको दिया है, वो डेटा समझना है, उस डेटे में कौन कौन से नंबर क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपको समझ, मतलब एनालाइज है, ठीक है, एनालाइजेशन है, वो एनालाइज आपको करना पड़ेगा। उस एनालाइज करने के बाद आपको क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं। ये है पूरी डेटा इंटरप्रिटेशन की कहानी, ये है, ठीक है। इसके इसी सेट का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब उसने बोल दिया इस वाले क्वेश्चन में, इफ द सेक्शनल कट ऑफ, ठीक है, सेक्शनल वाइज कट ऑफ इन द ऑल द बैंक एग्जाम्स इज 15 फॉर क्वांट, यानी कि क्वांट में उसको 15 नंबर लाने हैं कम से कम, और इंग्लिश और रीजनिंग में 20 मार्क्स लाने हैं। मतलब इंग्लिश और रीजनिंग में 20 मार्क्स आ गए तो वो सेक्शनली पास हो जाएगा, और क्वांट में 15 नंबर आ गए तो सेक्शनली क्वांट में पास हो जाएगा। देन इन हाउ मेनी बैंक एग्जाम डिड ही क्लियर ऑल द कट ऑफ। तो इस वाले क्वेश्चन में बच्चे बहुत डाउट पूछते हैं, सर ओवरऑल कट ऑफ भी पास होना जरूरी है या नहीं है। भाई उसने कहा नहीं है, ठीक है, बट उसने जो लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया था, जो इसकी स्टेटमेंट थी, जो इनिशियल क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, उसमें तो कहा था ना, भाई बच्चा पास तभी होगा जब वो कट ऑफ क्लियर करेगा, तो वो बार बार हर क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आपको मान के क्या चलना है कि ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करानी है, और सेक्शनल कट ऑफ क्वेश्चन में दी है तो क्वेश्चन के हिसाब से उसकी क्लियर करानी है, ठीक है। तो क्वांट पकड़ लेते हैं यहां से। क्वांट अगर देखते हो तो क्वांट की कट ऑफ उसने एग्जाम 2 में क्लियर करी है, मतलब क्वांट में उसको 15 नंबर तो चाहिए। तो 15 या 15 से ज्यादा नंबर आ गए तो वो वाला एग्जाम क्वांट की तरफ से क्लियर है। तो एग्जाम क्लियर कब होगा, जब ये तीनों, मतलब जब ये चारों कट ऑफ क्लियर कराएगा, जब वो चारों के कट ऑफ क्लियर करेगा, तब कहीं जाके उसका मैं कह सकता हूं कि ये वाला एग्जाम क्लियर हुआ है। जैसे इंग्लिश में अगर उसके 20 से कम नंबर आए तो वो मतलब बाकी सेक्शन मैटर करते नहीं है। इंग्लिश में कम आ गया, एक भी सेक्शन में कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, तो वो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहां पे क्वांट का देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्स में उसने क्वांट की कट ऑफ निकाल दी। भाई ये 17 आ गए तो एग्जाम 2 में निकाल दिया, और यहाँ पे 17 आ गए, 19 आ गए, 20 आ गए, तो बाकी सब में तो 12, 11, 14, 13 है ना, तो 15 से कम है। तो 15 से कम है तो कट ऑफ क्लियर नहीं करी है, तो एग्जाम 2, 3, 4, 5 उसने क्लियर नहीं करे हैं, मतलब वो कर ही नहीं सकता है जब उसने क्वांट में नहीं करे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं भी क्वांट में करेगा तभी करेगा, वो इंग्लिश में भी नहीं, मतलब इंग्लिश मैटर ही नहीं करेगी ना उस केस में, इंग्लिश और रीजनिंग मैटर ही नहीं करेंगे। अगर एक भी सेक्शन में कट ऑफ क्लियर नहीं हुई तो वो मतलब आउट ऑफ कंसिडरेशन है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आपको चेक करना है, जैसे एग्जाम 2 में यहाँ पे 17 है, कट ऑफ तो क्वांट में तो निकाल दिया, बाकियों का चेक कर लो। भाई इंग्लिश में भी उसने क्लियर कर दिया बिकॉज यहाँ पे 24 है, 20 चाहिए थे। रीजनिंग में वो रह गया बिकॉज यहाँ पे 20 चाहिए थे, उसके 18 है, तो एग्जाम 2 नहीं आया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं,
एग्जाम 6 की बात करो, एग्जाम 6 में क्वांट में उसने 17 स्कोर करा है और इंग्लिश में उसने 26 स्कोर करा है, 20 उसको चाहिए था, तो ये भी क्लियर हो गया, क्वांट भी क्लियर हो गया, रीजनिंग भी क्लियर हो गया है, बिकॉज रीजनिंग में उसने 21 स्कोर करा है और 20 उसको चाहिए था, तो रीजनिंग इज ऑल्सो गेट क्लियर। अब ओवरऑल भी चेक करना है अभी आपको, ओवरऑल कट ऑफ क्या थी, 60 थी, ओवरऑल कट ऑफ 60 थी, उसके आए 64 है, तो ये भी क्लियर है, तो एक एग्जाम तो मिल गया आपको, एक एग्जाम मिल गया +1। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एग्जाम 7 चेक करो भी, 19 क्लियर है, क्वांट क्लियर है, इंग्लिश भी क्लियर है, बिकॉज उसके जो है 20 नंबर्स लाने थे और उसके आए 25 मार्क्स हैं, 25 मार्क्स आए हैं, तो जो कट ऑफ है इंग्लिश वाला सेक्शन क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद एग्जाम 7 में रीजनिंग में अगर आप देखते हो 23 आए हैं, चाहिए थे 20, तो ये भी एग्जाम क्लियर है, और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर है, 58 चाहिए थे, आए हैं उसके 67, तो दिस इज ऑल्सो क्लियर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, यहां पे क्वांट में 15 चाहिए थे, एग्जाम 8 में 20 आए हैं, तो क्लियर है, 27 आए हैं इंग्लिश में, क्लियर है, 21 आए हैं रीजनिंग में, ये भी क्लियर है, 68 आए हैं, ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर है, बिकॉज यहां पे 65 चाहिए थी, तो उसने 3 एग्जाम्स में ओवरऑल मतलब पूरी तरीके से वो पास हुआ है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में कंडीशन दी थी उसके हिसाब से 3 एग्जाम ऐसे बने हैं जिसमें उसने पास करा है। ठीक है, फाइन गाइस। ठीक है, अब करते हैं भी नेक्स्ट सेट स्टार्ट। अब मैं थोड़ा थोड़ा लेवल जो है शीट में बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इसको पढ़ो भी, इसको समझो एक बार, क्वेश्चन काफी अच्छा है ये वाला। स्टडी फॉलोइंग लाइन ग्राफ विच गिव्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु जॉइंड एंड लेफ्ट द स्कूल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर फॉर द 6 years। मतलब ये 2 तरह के बार ग्राफ्स आपको दिए हैं, सॉरी लाइन ग्राफ्स आपको दिए हैं। तो लाइन ग्राफ्स दिए हैं, ये जो रेड वाली लाइन है, ठीक है, ये जो रेड वाली लाइन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु जॉइन द स्कूल, मतलब इतने बच्चों ने, जैसे 1996 के सामने यहां पे पॉइंट दिया गया है, तो 1996 में 350 बच्चों ने स्कूल ज्वाइन करा है। और ये ब्लू वाले पॉइंट का मतलब क्या हो गया, ब्लू वाली लाइन क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लेफ्ट द स्कूल, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लेफ्ट द स्कूल, मतलब इतने बच्चे छोड़ के चले गए। मतलब अगर मैं 1996 की बात करता हूं तो 350 स्टूडेंट ने तो ज्वाइन करा है और 250 छोड़ के चले गए, तो 100 ही प्लस हुए हैं भाई। जितने भी 1995 में थे उसमें से 100 ही प्लस हुए हैं। तो यहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, एक चार्ट इसका बना लेते हैं। उसने क्वेश्चन क्या पूछा, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन द स्कूल ड्यूरिंग द 1999 वॉज, तो 1995 में 3000 था भाई, अपनी नोटबुक में बना लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी स्टार्ट का यूज करेंगे। 1995 में 3000 था, 1996 में क्या हुआ भाई, 3000 में प्लस हुआ है भाई, 3000 में 1996 में क्या हुआ है, 350 बच्चे तो आए हैं, वो 250 चले गए भाग, यानी कि 350 तो प्लस करना पड़ेगा और उसमें से माइनस करना पड़ेगा 250, तो इसका कंबाइंड टोटल क्या बन गया, 3100। फाइन, 97 में क्या हुआ, 97 में 3100 अब प्लस माइनस करोगे भी, 3100 के साथ आपको हिसाब किताब निकालना है, बिकॉज 96 का जो एंड हुआ है, जो ईयर एंड हुआ है, वो 3100 स्टूडेंट्स पे हुआ है। तो 3100 1997 में क्या हुआ है, इतने तो आए हैं और इतने चले गए हैं, इतने आए हैं इतने चले गए हैं, 300 तो प्लस करना है, 300 स्टूडेंट्स आए हैं और 450 स्टूडेंट चले गए हैं, तो टोटल क्या बन जाएगा 29। ठीक है, 2950, 98 का निकाल लेते हैं, 98 में 2950 रेफरेंस पॉइंट है। अब इसके साथ क्या हुआ है, 450 स्टूडेंट्स तो आए हैं और 400 बच्चे चले गए हैं, मतलब 450 तो आए हैं, 450 प्लस करना पड़ेगा, उसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा आपको, 400, तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 3000 इज द राइट आंसर। 1999 में चेक कर लेते हैं, 1999 में क्या हुआ है, 3000 में 1999 भाई प्लस तो हुआ है 500 और माइनस क्या करना है आपको, 350 स्टूडेंट स्कूल छोड़ के गए हैं और 500 बच्चों ने एडमिशन लिया है, तो यहां पे 500 माइनस 350, तो यहां से आंसर क्या बन जाएगा, 3150 इज द राइट आंसर। फिर देख लेते हैं 2000 में क्या हुआ है, 3150, 2000 यहां पे आ गया, इसमें प्लस तो हुए हैं 400 और माइनस क्या हुए हैं 450, माइनस हुए हैं 450, तो प्लस कर देंगे 400, माइनस उसमें से कर देंगे 450, तो ये -50 और करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आ गया 3100। 2001 की बात कर लेते हैं, 2001 में क्या आ जाएगा 3100। 2001 में क्या हुआ है, 550 ने स्कूल ज्वाइन करा है और 450 स्कूल छोड़ के चले गए हैं, 550 स्टूडेंट्स आए हैं और माइनस से कर दोगे 450, तो यहां से आंसर क्या बन गया 3200 इज द राइट आंसर। तो ये चार्ट इंपॉर्टेंट था भाई इस क्वेश्चन में। मैं ये नहीं कहूंगा कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी या बहुत ज्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है ना, चार्ट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चार्ट आपको समझने में दिक्कत आ सकती है, सर ये लाइनें क्या चल रही है, तो इसको मैं लाइन ग्राफ बोलता हूं। ठीक है, नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ लाइन ग्राफ, तो वो कैसे भी फॉर्म में डेटा आपको दे सकता है। तो यहां पे उसने क्या पूछा,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द स्कूल ड्यूरिंग 1999, तो 1999 में 3150 स्टूडेंट्स स्कूल में पढ़ रहे थे, ये इसका आंसर बन गया। ठीक है, इसको चार्ट को बना लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सेट 2। The number of students studying in the school in 1998 was what percent of the number of students studying in the school 2001? ठीक है, now this is the good question जो मैं पहली वाली स्लाइड पे आपको समझाया था, जो परसेंटेज इंक्रीज या फिर डिक्रीज। तो यहां पे देखते हैं एक बारी, उसने पूछा क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द स्कूल इन 1998। तो 1998 में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे वो कितने थे, 3000, और 2001 में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे वो कितने थे, 3200। फाइन, तो इसके बाद अगर आप सॉल्व करते हो, उसने पूछा क्या है कि 1998 में जितने बच्चे पढ़ रहे थे, ठीक है, 1998 में जितने बच्चे पढ़ रहे थे वो कितना परसेंट है जितने बच्चे 2001 में पढ़ रहे थे उनका। तो यहां पे वो चीज आपको ध्यान देनी है, अभी जो मैं फर्स्ट स्लाइड में आपको बता रहा था, यहां पे परसेंटेज डिक्रीज या फिर इंक्रीज नहीं पूछा है उसने जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि भैया 1998 में जितने बच्चे थे वो कितना परसेंट बच्चे हैं जितने बच्चे 2001 में थे। तो ऊपर वाली वैल्यू कौन सी आएगी, 3000, नीचे वाली वैल्यू कौन सी आएगी, जो लास्ट वाला ईयर आपको दिया है, लास्ट वाला ईयर कौन सा दिया है, 2001, तो 2001 वाली वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो ये 00 से 00 कट जाएगा, तो ये आसपास आपको अंदाजा मिल सकता है। ठीक है, जैसे 32 मल्टीप्लाई 100 करता हूं तो 3200 बन जाता है, तो मेरे को 3000 तक जाना है, तो 3000 तक जाना है, तो अगर मैं 3200 का 10% उसमें से कम करता हूं तो 320 कम करना पड़ेगा। ठीक है, 320 कम कर दोगे तो वो 3000 से कम बन जाएगा, तो थोड़ा सा फालतू प्लस करना है, तो जो भी आपको ऑप्शन दिख गया जो 92 93 के आसपास है वो आपके लिए सही आंसर बन जाएगा भी। तो वो ऑप्शन कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस में वो अप्रॉक्स नहीं देगा। ठीक है, वो आसपास नहीं देगा कि 92 भी दे दिया, 93 भी दे दिया, 93.25 भी दे दिया, 93.75 भी दे दिया, हो सकता है दे दे, बट 99% क्वेश्चन में वो इसी तरीके से दूर देता है, 90 फिर 92 दे देगा, फिर 95 दे देगा, फिर 98 दे देगा, इस तरीके से। तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर निकालोगे तो इसकी आ जाएगी 93.75% इज द राइट आंसर। तो यहां से इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन चल सकता है कि 3200 का अगर मैं 10% कम करता हूं तो 320 कम करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा जो है मतलब कम भी हुआ है, मेरे को 3200 से 3000 तक आना है। ठीक है, 3000 तक आना है, तो उसमें अगर आप देखते हो तो 92 93 के आसपास वैल्यू बैठ जाएगी। अप्रोक्सीमेशन आपको लगाना है थोड़ा सा ऑप्शन को देख के। ठीक है, एक बार क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अमंग द गिवन ईयर्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट जॉइन द स्कूल। इजी है, आपको चार्ट में चेक करना है। ठीक है, चार्ट में जो सबसे ज्यादा बच्चे आए हैं वो कौन से साल में आए हैं, 2001 में आए हैं, वो तो यहां से भी आप चेक करके बता सकते हैं। फाइन गाइस, तो ये वाला फंडा आपको समझ में आया। ठीक है, ये वाला बेसिकली मैं चार्ट की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। क्वेश्चन तो इसमें बहुत टाइप के बन सकते हैं, वो परसेंटेज इंक्रीज भी पूछ सकता है, वो परसेंटेज डिक्रीज भी पूछ सकता है। तो मैंने एक टाइप कराया है, ये टाइप आपको समझना है, ये टाइप अपने दिमाग में आपको रखना है कि हाँ भी ऐसा भी एक क्वेश्चन बन सकता है इंक्रीज या फिर डिक्रीज का। ठीक है, नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं, सेट 3। नाउ दिस इज अ सर्कुलर, ठीक है, सर्कल ग्राफ। ठीक है, सर्कुलर ग्राफ, और इसमें दिया है स्पेंडिंग्स ऑफ द कंट्री ऑन द वेरियस स्पोर्ट्स, यानी कि एक कंट्री है वो कितना खर्चा कौन कौन से स्पोर्ट पे करती है वो आपको दिया गया है। स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो यहाँ पे डिग्री है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि डिग्री को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। भाई जैसे मेरे को 90 डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 90 डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 90 को डिवाइड किससे करोगे, 360 से, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 100 से। तो दिस इज द परसेंटेज। तो इसको परसेंटेज बनाने का तरीका ये है, भाई 360 बनता है कंप्लीट, क्यों भाई 360 बनता है कंप्लीट में से मेरे को 90 डिग्री चाहिए, भाई यही मतलब हुआ ना। अभी मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, क्वेश्चन 1 का मैंने आंसर नहीं निकाला है, मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया कि 90 डिग्री को अगर मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। ये 90 पे चला गया 4 पे, और ये कट जाएगा 25, तो 25% इज सेम एज 90 डिग्री। जब सर्कल में 90 डिग्री भी बोल सकते हो, 25% भी बोल सकते हो। ठीक है, बेस वैल्यू चेंज हुई है। परसेंटेज के केस में मैं जो है 25%, के केस में बेस क्या आता है 100, और डिग्री के केस में बेस क्या आता है 360। अगर आप देखते हो तो फ्रैक्शन सेम है, 90 जो है 360 का 1/4 हुआ, 90 डिवाइडेड बाय 360 क्या हो गया 1/4, और यहां भी 25% भी क्या होगा 1/4। ठीक है, तो ज्यादा फर्क नहीं है, जस्ट एक मतलब यहां पे जैसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द परसेंट, तो परसेंट के केस में आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक बार ये अब आंसर निकाल देते हैं इसका। What % ऑफ टोटल स्पेंडिंग इज स्पेंट ऑन द टेनिस। तो टेनिस पे कितना खर्चा हुआ है, कितने परसेंट खर्चा हुआ है, तो टेनिस पे जो खर्चा हुआ है वो हुआ है 45 डिग्री।
तो 45 को डिवाइड कर दोगे 360 से और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 के साथ, तो ये चला गया 8 पे। 1/8 क्या हुआ करता था भाई? फास्ट फास्ट फास्ट, ऐसे भूल जाओगे तो फिर एग्जाम में कैसे याद रहेगा? 1/8 होता था 12.5%। तो परसेंटेज में कराया था, भी भूलना नहीं है कोई भी चीज, ठीक है? वो फ्रैक्शंस याद अच्छे से कर लेना जो परसेंटेज में कराया था। 12.5% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मच परसेंट लेस इज स्पेंट ऑन द फुटबॉल देन दैट ऑन द क्रिकेट? नाउ दिस इज द गुड क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें बड़े अच्छे से लैंग्वेज दी है, ठीक है? ना ज्यादा हार्ड है ना ज्यादा इजी है, तो इसको समझना भी एक बारी। हाउ मच परसेंट लेस, ठीक है? एक तो उसने परसेंट में आंसर पूछा है, एक चीज तो क्लियर होगी, ही वॉन्ट्स टू फाइंड द आंसर इन द परसेंटेज। हाउ मच परसेंट लेस इज स्पेंट ऑन द फुटबॉल देन दैट ऑन द क्रिकेट। तो क्रिकेट से कितना परसेंट फुटबॉल पे कम खर्चा करा है भाई, वो आपसे जानना चाहता है। क्रिकेट से फुटबॉल पे कितना परसेंट कम खर्चा करा है, तो क्रिकेट से कितना कम खर्चा करा है? क्रिकेट से पूछा है ना, तो क्रिकेट से पूछा है तो बेस वैल्यू क्या आएगी? क्रिकेट की आएगी। तो यहां पे मैं अज्यूम कर सकता हूं, अज्यूम कर से अभी कर लेते हैं 360 रुपए है, 360 रुपए है, बिकॉज 360 को डिग्री में बांट सकते हो ना, बिकॉज पूरा सर्कल 360 का है। तो 360 को डिवाइड करोगे तो 63 रुपीज उसने हॉकी पे खरा है। तो क्रिकेट का निकाल लेते हैं। क्रिकेट का क्या आ जाएगा? 81 रुपीज उसने क्रिकेट पे करे हैं। इसमें तो डाउट नहीं है ना, ठीक है? इसमें मत रहो, अब यहाँ पे आ जाओ। 360 की इसलिए माना है बिकॉज पूरा सर्कल 360 का बनता है। अगर मेरे को यहाँ पे परसेंटेज दी होती तो मैं यहाँ पे 100 मानता, बिकॉज परसेंटेज का बेस क्या होता है? 100 होता है। डिग्री का बेस क्या होता है? 360 होता है। फाइन, तो यहाँ पे 360 मान लिया। तो 81 रुपीज क्रिकेट पे खर्चा करा है और फुटबॉल पे 54 रुपीज खर्चा करा है। तो फुटबॉल पे कितना कम करा है क्रिकेट से? भाई आपको निकालना पड़ेगा ना। जो फुटबॉल है, फुटबॉल पे जो खर्चा हुआ है वो 27 रुपए कम हुआ है क्रिकेट से। ₹27 कम हुआ है, ₹27 कम हुआ है, ₹27 कम हुआ है भाई क्रिकेट से, क्योंकि फुटबॉल पे 54 रुपीज खर्च करे हैं और क्रिकेट पे 81 रुपीज खर्च करे हैं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? बिकॉज उसने पूछा हाउ मच परसेंट लेस। अगर वो मेरे से पूछता हाउ मच परसेंट इज स्पेंट ऑन द फुटबॉल देन दैट ऑन द क्रिकेट, अगर वो लेस वर्ड नहीं देता तो मैं 54 ही लेता। बट यहां पे उसने पूछा कितना परसेंट कम हुआ है, तो कम के केस में तो भी 27 कम हुआ है ना। 27 कम हुआ है, 81 पे कम हुआ है, तो 27 डिवाइड किससे कर दोगे? 81 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ गया 3 को इसको काट दिया, 33.33% इज द राइट आंसर। भाई किसी के मन में वो तो डाउट नहीं चल रहा है ना, सर आपने डिग्री वाला नहीं करा भाई, 27 को 360 से डिवाइड नहीं करा रहे भाई, मैं क्यों करूंगा? जब मैंने 360 का ब्रेकअप यहाँ पे ले लिया कि 360 रुपीज है, 360 रुपीज मैंने मान लिया ना यहाँ पे। आप डिग्री वाला तो भूल जाओ भाई, आपको जो है क्रिकेट की एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई है ना, 81 रुपीज है भाई, डिग्री तो भूल जाओ ना। 81 रुपीज तो क्रिकेट के हैं और फुटबॉल 54 रुपीज है। ये चीज समझ में आई मैंने यहाँ पे क्यों करा है। 100 क्यों नहीं माना? बिकॉज परसेंटेज में नहीं दिया था। अगर यहाँ पे 81% दिया होता तो मैं इसको 100 लेता। टोटल जनता क्या मानता? 100। अगर डिग्रीज में आता है तो आपको जो अज्यूम करना है वो 360 करना है। परसेंटेज में दिया होगा ब्रेकअप तो अज्यूम क्या करना है? टोटल जनता जो अज्यूम करनी है या टोटल रुपीज जो अज्यूम करने हैं वो आपको 100 रुपीज अज्यूम करने हैं। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, इफ द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन द स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द ईयर, यहां पे जो है भी कितनी जीरो है इसमें, ठीक है? ये हो जाएगा 1 करोड़ 80 लाख, ठीक है? 1 करोड़ 80 लाख अमाउंट स्पेंट ऑन द बास्केटबॉल एक्सीड्स ऑन द टेनिस बार। मतलब टोटल जो खर्चा हुआ है, टोटल जो खर्चा हुआ है वो 1 करोड़ 80 लाख रुपए हुआ है। तो उसने आपसे पूछा द अमाउंट स्पेंट ऑन द बास्केटबॉल एक्सीड्स बाय टेनिस, मतलब कितना बास्केटबॉल पे ज्यादा खर्चा करा गया है टेनिस से। मतलब बास्केटबॉल और टेनिस का हिसाब किताब है। तो यहां पे 50 डिग्री है, फाइन, यहां पे 50 डिग्री है और यहां पे 45 डिग्री है। तो यहां पे 50 डिग्री है, यहां पे 45 डिग्री, तो 5 डिग्री ज्यादा कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है? मतलब जो बास्केटबॉल पे जो खर्चा हुआ है वो 5 डिग्री ज्यादा हुआ है। तो मैं 1 करोड़ 80 लाख का जस्ट मेरे को क्या निकालना है? 5 डिग्री का हिसाब किताब निकालना है। तो 5 डिग्री में अगर सॉल्व कर रहे हो, तो इसको डिवाइड किससे करोगे? 360 से, ठीक है? उसमें परसेंट तो बोला ही नहीं ना भाई, परसेंट से निकाल दो डिग्री से निकाल दो, क्या फर्क पड़ रहा है? अरे उसने तो अमाउंट मांगी है आपसे भाई, परसेंट। अरे अगर परसेंट में पूछता तो कुछ बन सकता था। अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता भैया हॉकी का कितना परसेंट शेयर है, तो मेरे को वो डिग्री वाला भाई आपको कन्वर्ट करना है। जहां तक हो सके कन्वर्जन मत करो। तो यहां पे 1 करोड़ 80 लाख का 5 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री निकाल दिया मैंने, ठीक है? तो यहां से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? यहां से सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 2500, ठीक है? क्योंकि ये कट जाएगा 500,
ठीक है, तो ये कट गया 500 मल्टीप्लाई 5 क्या हो गया 2500 रुपीज जो है वो बास्केटबॉल पे ज्यादा खर्चा हुआ है। ठीक है, 25 रुपीज जो है वो बास्केटबॉल पे ज्यादा खर्चा हुआ है आपके टेनिस से। चीज समझ में आई या नहीं? तो इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है, इजी सा सेट है। तो यहां से अपने इस वाले सेट से क्या सीखा कि डिग्री को कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेट बेसिकली सेट फोर्थ स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको मैं कहूंगा अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स एट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इन द 7 इंस्टीट्यूट्स, मतलब ग्रेजुएट लेवल के जो बच्चे हैं वो 27,300 हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के जो बच्चे हैं वो 24,700 हैं। तो 27,300 लोगों का ब्रेकअप दिया है कि कौन कौन से कॉलेज में है। एम में 17% है, एन कॉलेज में 12% है, पी कॉलेज में 12% है, क्यू कॉलेज में 13% है एंड सो। इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का भी आपको जो है ब्रेकअप दिया गया है। 24,700 स्टूडेंट्स का ब्रेकअप इस तरीके से दिया गया है। अभी एस में 21% है, आर में 14% जो है बच्चे हैं, क्यू में 13% स्टूडेंट्स हैं, पी में 12% स्टूडेंट्स हैं एंड सो। फाइन, तो डेटा आपको समझ में आया, ठीक है, चार्ट आपको समझ में आया, तो इस पे क्वेश्चंस बनेंगे भी हार्ड। ठीक है, तो यहां से एक बार स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट्स इन द इंस्टीट्यूट आर। बच्चे इसको जनरली सोचते हैं सर, जनरली इसको स्किप करते हैं सर, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू दी है, मतलब अजीब सी वैल्यू दी है 27,300, तो इसको कौन सॉल्व करेगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, आर के स्टूडेंट्स निकालने हैं, मतलब दोनों इंस्टीट्यूट से आर पिक करना है, आर यहां से पिक करना है और आर यहां से पिक करना है। मतलब ग्रेजुएट लेवल के भी स्टूडेंट्स निकालने हैं और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के भी स्टूडेंट्स निकालने हैं, दोनों को प्लस करना है आर के। तो यहां पे 27,300 का मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा 17%, बिकॉज ये मेरे पास आ गए ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स। पोस्ट ग्रेजुएट के क्या आ जाएंगे 27,24700 मल्टीप्लाई क्या करोगे आप 14%। तो यहां पे एक फंडा आप सीखेंगे यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट हम कैसे यूज कर सकते हैं, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट हम कैसे यूज कर सकते हैं आंसर फाइंड करने में। भाई यहां पे एक तरीका तो ये है कि इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस कर दो। एक तरीका ये है खाली यूनिट डिजिट निकाल लो, जो मैंने नंबर सिस्टम 2 में आपको बताया था। तो यूनिट डिजिट निकालने का मतलब क्या हो गया, यहां पे 3 है, यहां पे 7 है, तो 7 मल्टीप्लाई 3 क्या हो गया 1, मतलब 21। तो यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगी आपको 1। मतलब इस वाले पार्ट की यूनिट डिजिट निकालनी है जस्ट आपको, तो यूनिट डिजिट क्या आ गई 1। इसी तरीके से यहां पे 7 है, यहां पे 4 है, तो 7 4 जा क्या हो गया 28, तो यूनिट डिजिट क्या आ गई 8। तो यूनिट डिजिट को ही प्लस करोगे तो क्या बनना चाहिए भी आंसर 9। मतलब 9 आंसर बनने का मतलब क्या हो गया कि मतलब जो भी आंसर होगा उसकी लास्ट जो डिजिट होगी, जो आंसर एंड होगा वो 9 पे एंड होगा। अभी इसका मतलब ये हुआ ना भाई, यहां पे 1 है, यहां पे 8 है, प्लस कर दो कि 9 आ जाएगा। तो जो भी आंसर होगा उसका लास्ट नंबर क्या होगा 9। ऑप्शन चेक कर लो भाई, यहां पे 0 है, नहीं हो सकता, 6 है, नहीं हो सकता, 6 है, नहीं हो सकता, 9 दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फाइन गाइस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस 99% केसेस में जैसे ऑप्शन अगर नन ऑफ दीज दिया है तो नन ऑफ दीज नहीं होता है, जिसमें यूनिट डिजिट 9 मिल गई है वही आपका आंसर है। तो अगर आपको रिस्क लेना है तो रिस्क जो है डी ऑप्शन के साथ लेना है, हमेशा नन ऑफ दीज के साथ कभी भी आपको रिस्क नहीं लेना है। नन ऑफ दीज कोई मतलब 2-3% एक क्वेश्चन का आंसर निकलता है। अगर मैं 200 क्वेश्चंस की बात करूंगा तो 200 क्वेश्चंस में से कोई 2-3 क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दीज आता है भाई, ज्यादा क्वेश्चंस का नहीं आता है। ठीक है, तो यहां पे यूनिट डिजिट वाला आपको समझ में आया। मैंने क्या करा है 1 + 8 कर दिया, क्या आ गया 9 आ गया। तो जो भी आंसर होगा भाई उससे पहले क्या है उसके बाद में क्या, उसके बाद में तो खैर नहीं आएगा, उससे पहले क्या है उससे मतलब ही नहीं है, उससे पहले कौन सा नंबर आएगा उससे मतलब ही नहीं है। जस्ट आपको यू नीड टू कंसंट्रेट ऑन द लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट क्या आ गई मेरे पास 9, तो जिसमें भी 9 है वही आंसर बन सकता है भाई, बन सकता है, मैंने आपसे कहा है बन सकता है। अगर यहां पे 2 ऑप्शन में 9 आ जाता है तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, अभी उसका कोई ऑप्शन नहीं है। फाइन, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो ऐसा खाली वो एक ही ऑप्शन में देता है, जो यूनिट डिजिट आती है वो 9 एक ही ऑप्शन में देता है। ठीक है, एक बार सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। What is the ratio between total number of students studying at postgraduate and graduate levels respectively from Institute S? तो यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल जो स्टूडेंट्स है वो 27,300 है। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल एस के निकालने हैं। ठीक है, सॉरी पहले हम क्या करेंगे, उसने क्या बोला है पोस्ट ग्रेजुएट, तो पोस्ट ग्रेजुएट के पहले लेंगे क्या आ जाएगा 24700 मल्टीप्लाई एस का शेयर कितना है 21%, तो यहां पे आ जाएगा 21%। डोंट सॉल्व, कभी भी आपको क्वांट में फ्रैक्शन सॉल्व नहीं करना है एंड तक मतलब जितना भी वो कैंसिल आउट हो सकता है उसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करनी है। अभी इसको कभी भी मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है, उस चीज में टाइम वेस्ट मत करो। अब उसने पूछा है ग्रेजुएट लेवल, तो यहां पे है 27300 मल्टीप्लाई
एस का शेयर कितना है यहाँ पे 14%, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14% डिवाइडेड बाय 100, 100 से 100 कट जाएगा, 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14, 00 से 00 कट जाएगी। अब ये चला जाएगा 13 पे, ठीक है, ये चला जाएगा 13 पे, 13 मल्टीप्लाई 19, और ये भी चला जाएगा 13 पे, क्या आ जाएगा 21। अब इसको काट देंगे 7 पे, तो आंसर क्या आ गया 19 और 7 2 जा क्या हो गया 14, 19:14 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना भी, जो पहले उसने दिया है ऊपर वही लेना है, ठीक है, यहां पे उसने 14:19 भी दिया है आंसर, ठीक है, बट ऐसा नहीं कर सकते हो कि सर हाफ मार्क्स दे दो, मतलब रेसिप्रोकल की ही तो गलती है, 19:14 आपका आंसर था, मेरा 14:19 आया है तो हाफ मार्क्स दे दो, ऐसा नहीं होता है, गलत तो गलत, तो इसके मार्क्स मिलेंगे नहीं आपको, फाइन गाइस, चाहे आपने क्वेश्चन सही निकाला है, बट क्वेश्चन में ये चीज समझ लेना, पोस्ट ग्रेजुएट पहले दिया है तो ऊपर पोस्ट ग्रेजुएट लेके ही क्वेश्चन स्टार्ट करो, ग्रेजुएट बाद में लेके स्टार्ट करो, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 एक बार चेक करते हैं, सेम चार्ट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग एट द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल फ्रॉम इंस्टीट्यूट NNP, तो पोस्ट ग्रेजुएट की बात कर रहा है तो 24700 का मेरे को यूज करना है, N और P, तो N और P को कंबाइन करोगे तो यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 12 है, तो 15 प्लस 12 क्या हो गया 27, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 27%, भाई कंबाइन पूछा है कंबाइन निकाल दिया, भाई कंबाइन पूछा है तो कंबाइन निकाल सकते हैं, तो ये कट गया 0077 जो यूनिट डिजिट क्या बन गई 9, तो 9 एक ही ऑप्शन में दिया, सी इज द राइट आंसर, फाइन गाइस, तो चीज समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो ये जो यूनिट डिजिट है ये काफी यूजफुल है, ठीक है, काफी यूजफुल है ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए, भाई ये तो काम का ही नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो आंसर क्या बन गया भाई 669, तो जब सॉल्व करोगे यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट सेट ट्राई करते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट इन द सेंस बिकॉज यहाँ पे दो चार्ट आपको दिए हैं, एक सर्कुलर भी दिया है और एक जो है आपको टेबल भी दी है जिसमें रेशो दी है, तो एक बार मैं चार्ट आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो उसने डेटा ऑफ द डिफरेंट स्टेट रिगार्डिंग पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इन द ईयर 1998, तो इस वाले सर्कल के थ्रू उसने क्या बताया है कि भाई टोटल जो जनता है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द गिवन स्टेट ये है, उसमें से एमपी की 20% है, एपी की 25% है, तमिलनाडु की 9% है एंड सो ऑन, तो गोवा की दी है, दिल्ली की दी है, बिहार की दी है एंड यूपी की दी है। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में जितने भी बंदे हैं उनको भी दो तरीकों से डिवाइड करा गया है, मतलब दो चीजों में डिफरेंशिएट करा गया है, एक तो सेक्स वाइज और एक जो है लिटरेसी वाइज, मतलब सेक्स में मेल और फीमेल में जो रेशो है वो 5:3 की है, लिटरेसी में लिटरेट और इलिटरेट यानी कि पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों में जो रेशो है वो क्या है 2:7 की है। तो आंध्र प्रदेश की जितनी भी जनता आएगी उसको दो रेशो में क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सेक्स रेशो में और लिटरेसी रेशो में, मेल फीमेल में और लिटरेट इलिटरेट। ये एक चीज ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका ही ब्रेकअप सेक्स वाइज दिया गया है, उसका ही ब्रेकअप लिटरेसी वाइज दिया गया है, मतलब ऐसा नहीं है कि आंध्र प्रदेश के कुछ लोगों का लिटरेसी वाइज दिया गया है, कुछ भाई लोगों का सेक्स वाइज दिया गया है। जितनी भी पॉपुलेशन है, लेट सपोज आंध्र प्रदेश की 300 लोग आते हैं, तो 300 लोगों को ही सेक्स में मेल फीमेल में आपको डिवाइड करना है और 300 लोगों को ही लिटरेट और इलिटरेट में आपको डिवाइड करना है, फाइन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, इसमें डेटा बहुत सारा है और अलग अलग तरीके का डेटा है, 3 तरीके से आपको डेटा दिया गया है, टोटल पॉपुलेशन निकालनी पड़ेगी आंध्र प्रदेश के, अगर वो मेरे से पूछ लिए, ठीक है, अगर वो मेरे से पूछता है कि आंध्र प्रदेश में टोटल मेल्स कितने हैं, लेट सपोज एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, मेल्स इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, मेल्स इन एपी, ठीक है, मेल्स इन एपी, तो सबसे पहले 3276000, भाई ये टोटल पॉपुलेशन है, तो आंध्र प्रदेश की जनता तो निकालो भाई, इसका ब्रेकअप 5:3 में नहीं होगा, तो सबसे पहले आपको आंध्र प्रदेश की टोटल जनता निकालनी है, 25% आ गई। फिर उसके बाद अगर मेल्स पूछे हैं तो मेल्स के लिए क्या करोगे भाई, टोटल जो है 5 + 3 कर दोगे 8 आ गया, यानी कि 5/8 मेल्स हैं, 5/8 मेल्स हैं और 3/8 क्या है देन फीमेल्स है, तो इसी का ही ब्रेकअप करना है, ये मेल्स आ गए, ये फीमेल्स आ गए। अगर वो मेरे से लिटरेट पर्सन पूछता है, एपी में आंध्र प्रदेश में कितने जो है जनता पढ़ी लिखी है, लिटरेट है, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे 2/9 से। इलिटरेट पूछता है तो इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे 7/9 से। तो सेम चीज है, मतलब ये इसी का ही ब्रेकअप है। टोटल पॉपुलेशन आंध्र प्रदेश की ये आई है, टोटल पॉपुलेशन के मेल्स निकाल लो, फीमेल्स निकाल लो, लिटरेट निकाल लो, इलिटरेट निकाल लो, ठीक है। तो ये लिटरेसी का है और ये सेक्स का है, तो ऐसे ही हर एक स्टेट का दिया गया है। इसी पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड भी बन सकते हैं, बहुत ज्यादा इजी भी बन सकते हैं, तो मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है। एक बार देखते हैं क्वेश्चन वो फर्स्ट ट्राई करते हैं, इसको ट्राई करो भी अपने आप, एक बार ट्राई करो। What was the total number of illiterate people in Andhra Pradesh and MP in 1998?
तो आंध्र प्रदेश और एमपी के टोटल इलिटरेट निकालने हैं, तो एपी के निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो एपी का टोटल पॉपुलेशन ये थी 3276000, तो टोटल पॉपुलेशन 25% है। टोटल पॉपुलेशन का 25% जनता आंध्र प्रदेश की है, एपी की है। अब ये आ गई टोटल पॉपुलेशन ऑफ द एपी। अब इसमें से मेरे को क्या करना है, इलिटरेट वाले छाटने हैं। तो इलिटरेट जो है वो 7/9 बन जाएगा, बिकॉज रेशो क्या दिया आपको 2:9, ये रेशो है, ये 2:7, सॉरी 2:7 इज द रेशो, 2:7 इज द रेशो। तो इलिटरेट कितने बन जाएंगे, 7/9, ठीक है। अब इसी तरीके से एमपी के निकाल लेते हैं। एमपी के जो है 3276000, ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करोगे, एमपी की जो है 20% है, तो यहां पे 20% निकाल लिया सबसे पहले, तो ये आ गई जनता एमपी की। अब एमपी का ब्रेकअप करना है, इलिटरेट वाले पर्सन निकालने, तो यहां पे क्या आ जाएगा 4/5, यहां पे आ गया 4/5। तो यूनिट डिजिट में कब अप्लाई कर सकता हूं, इन दोनों को प्लस करके आंसर मिलेगा भी आपको, इन दोनों को प्लस करके आंसर मिलेगा। तो एक चीज यूनिट डिजिट में कब सॉल्व कर सकता हूं, जब फ्रैक्शन में कुछ भी ना हो। बहुत ध्यान से सुनना भी चीज को, यहां पे 00 से 00 काट दी, यहां पे 00 से 00 काट दी, मतलब किसी भी केस में, चाहे एमपी का केस हो चाहे एपी का केस हो, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे अभी भी अगर डिनोमिनेटर में यहां पे 9 है, तो 9 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काटना पड़ेगा भी, तब मैं यूनिट डिजिट लगा सकता हूं, ठीक है। अब यहां पे जैसे 5 है, तो 5 से मैं इसको काट सकता हूं 4 पे, और 9 से ये कट जाएगा। अभी 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, सम ऑफ डिजिट, तो इसको चेक करो। 3 + 2 क्या आ गया 5, 7 + 5 क्या आ गया 12, 12 + 6 क्या आ गया 18, तो 18 आ रहा है सम, तो ये 9 से तो डिविजिबल है। 9 से डिवाइड करने के बाद यहां पे क्या हो जाएगा 3640, यहां पे आ गया 3640। अब आपको बहुत ध्यान से समझना है भाई, यहां पे भी 0 है और यहां पे भी 0 है, यहां पे भी 0 है, यहां पे भी 0 है, तो दोनों में से 10 कॉमन निकाल लेते हैं भाई। सबसे पहले तो मैंने जो है क्या करा, अभी 10 कॉमन निकाल लिया भाई, यहां पे भी 0 है और यहां पे भी 0 है, 10 कॉमन निकाल दिया। अब 0 तो यहां से जा चुकी है, ठीक है, 0 तो यहां से जा चुकी है। अब यहां पे 4 है, 5 है और 7 है। 4 × 5 के हो गया 20, 20 की यूनिट डिजिट क्या बन गई 0, तो 0 × 7, इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी 0। मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि नंबर 0 आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगी 0 आएगी। अब इसकी निकालो, यहां पे 6 आ गया, यहां पे 4 आ गया, यहां पे 4 आ गया, 6 4 जा क्या हो गया 24, यूनिट डिजिट क्या आ गई 4, 4 4 जा क्या हो गया 16, यूनिट डिजिट क्या आ गई 6, तो प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 6। यानी कि यहां पे जो भी नंबर आया है उसका लास्ट वाली डिजिट क्या है 6 है, लास्ट वाली डिजिट 6 है, 10 कॉमन था, तो यहां पे डबल, यहां पे लग जाएगा ना 0 लग जाएगा। अब यहां पे एक 0 लग जाएगा, मतलब जो लास्ट की 2 डिजिट बनेंगी, जो लास्ट की 2 डिजिट बनेंगी आंसर की, वो क्या बनेंगी 60। तो यहां पे अगर चेक कर तो यहां पे 40 है, नहीं हो सकता, 70 है, नहीं हो सकता, 50 है, नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो गया डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चीज समझ में आई या नहीं है, ठीक है, ये बहुत ध्यान से समझना है आपको। जब मैंने 0 बाहर निकाल लिया, 10 तो बाहर ही निकाल लिया ना, 10 तो बाहर निकाल दे, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर यहां पे उसको मल्टीप्लाई करोगे 10 के साथ, तो 0 एक्स्ट्रा बन जाएगी ना, यहाँ पे भाई 6 तो रहेगा ही रहेगा। अगर लेट सपोज मैं एग्जांपल दे देता हूं, यहाँ पे 126 आया, मल्टीप्लाई 10 करोगे तो क्या आ जाएगा 1260, तो लास्ट में क्या मिल गया 60। तो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे 10 कॉमन निकाल दिया, तो यूनिट डिजिट अब मैं निकाल सकता हूं, 4 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, यूनिट डिजिट इसकी क्या आ जाएगी 0, और इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 644, तो यूनिट डिजिट क्या मिल गया आपको 6। तो प्लस करूंगा यूनिट डिजिट को, बिकॉज यहां पे प्लस करना है, एपी और एमपी का कंबाइन निकालना है, ठीक है। तो प्लस करोगे तो यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगी 6। तो जो भी ब्रैकेट के अंदर नंबर आया है उसकी लास्ट वाली संख्या क्या है, लास्ट वाली जो डिजिट है वो क्या है 6 है, मल्टीप्लाई करोगे 10 के साथ तो क्या बन जाएगा 60, यानी कि लास्ट की 2 डिजिट क्या मिल गई आपको 60, तो आंसर इज डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चीज समझ में आई या नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो बच्चे जिसको समझ नहीं पाते हैं। एक तो इसका चार्ट हार्ड है और ऊपर से क्वेश्चन भी हार्ड डाल दिया, तो दिस इज द ट्वाइस, ठीक है, ये जो है दुगना काम करा दिया उसने, बट स्टिल वी मैनेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 10 सेकेंड्स, ठीक है। हम इसको मैनेज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना 10 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करना। नाउ दिस इज अ इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट केस है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन यूपी एमपी गोवा टुगेदर टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल द गिवन स्टेट्स। तो कभी भी अगर परसेंटेज में या रेशो में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी भी अगर परसेंटेज में या रेशो में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो टोटल जनता मान लो 100 है भैया, इसको मान के सॉल्व नहीं करना है। इसको मानोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा अभी क्वेश्चन, 2 घंटे में एक ही क्वेश्चन कर पाओगे आप। तो इसको जनता माननी नहीं है, जनता क्या माननी है 100 माननी है। कब मान सकते हैं, जब परसेंटेज में क्वेश्चन पूछा जाए या फिर रेशो में क्वेश्चन पूछा जाए। परसेंटेज पूछा जाए या रेशो पूछा जाए तो 100 मान लो जनता। तो यहां पे यूपी एमपी और गोवा के आपको मेल्स निकालने हैं, तो मेल्स एक बार कैलकुलेट करते हैं। टोटल यूपी के निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो टोटल जनता 100 है,
100 है टोटल पॉपुलेशन में जो यूपी का पार्ट है वो कितना है 15%, तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 15%, तो ये आ गई यूपी की टोटल पॉपुलेशन। अब इसमें से आपको मेल्स निकालने हैं, मेल फीमेल में आपको डिवाइड करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है। तो यूपी कहां गया अभी, यूपी आ गया यहाँ पे, रेशो क्या मिल गया आपको 3:2, तो 3:2 मेल्स और फीमेल में रेशो है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 3/5 से, बिकॉज 3/5 क्या बन जाएंगे मेल्स। तो ये 100 से 100 कट गया, ये कट गया 3 पे, तो यूपी में मेल्स कितने आ गए 9 आ गए 100 के हिसाब से। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं भी 100 जनता है, जनता तो यही है, बट फर्क नहीं पड़ेगा ना, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज, वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज आपको निकालनी है। इसके बाद देखते हैं एमपी का, इसी तरीके से निकाल दो, एमपी की टोटल पॉपुलेशन निकाल दो, 100 का एमपी का शेयर कितना है 20%, तो यहां पे आ गया 20%। अब एमपी में जो मेल और फीमेल में रेशो है वो क्या है 3:1 है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 3/4 से, तो ये कट जाएगा 5 पे, 5 3 जा क्या हो गया 15। फाइन, अब इसी तरीके से निकालना है गोवा का, तो यहाँ पे 100 है, 100 गोवा की पॉपुलेशन कितनी है अभी 12% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हमने क्या मानी है 100, तो 100 का 12% निकाल दिया, तो ये आ गई गोवा की पॉपुलेशन, मल्टीप्लाई किससे करोगे, गोवा के बीच में रेशो क्या दी है आपको 3:5, तो यहाँ पे क्या आ गया 3/8, तो 100 से 100 कट जाएगा 12 × 36, तो 36 डिवाइडेड बाय 8 करना है, तो 32 तो डिविजिबल है ही 8 से। अब इस चीज को पढ़ लेना, ठीक है, इस चीज को सीख लेना यहां से, 36 को डिवाइड कैसे करेंगे 8 से और पॉइंट में आंसर कैसे निकालेंगे। भाई 32 इज डिविजिबल बाय 4/8, भाई 32 जो है वो 8 से जा सकता है 4 पे, ठीक है 4 पे जा सकता है, बट यहाँ पे 36 है तो 4 ज्यादा है, तो 4 को डिवाइड करोगे 8 से तो क्या आ जाएगा 0.5, तो यहाँ पे क्या आ गया 0.5, प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 28.5, यानी कि 28.5 आर द मेल्स फ्रॉम 100 पॉपुलेशन। भाई टोटल पॉपुलेशन तो 100 थी ना, उसने क्या पूछा टुगेदर टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल द गिवन स्टेट्स, ठीक है, सॉरी 28.5 नहीं आएगा यहाँ पे 27.5 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 27.5, तो उसने पूछा जितने भी मेल्स हैं इन 3 स्टेट्स में, यूपी में, एमपी में, गोवा में, वो टोटल पॉपुलेशन का भाई कितना परसेंट है, तो 27.5 मेल्स हैं, 27.5 मेल्स है, तो 27.5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100, बिकॉज टोटल पॉपुलेशन मैंने क्या मानी है 100, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 100 से, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज में आंसर आपको निकालना है, 100 से 100 कट गया 27.5% इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो कभी भी परसेंटेज का या फिर रेशो का क्वेश्चन आता है तो ऑलवेज कंसीडर टोटल पॉपुलेशन एज अ 100, आंसर में 1% का फर्क नहीं आएगा। अगर आप इसको लेके सॉल्व करते 32,76,000 को लेके सॉल्व करते तब भी यही आंसर मिलता आपको, बट उसमें टाइम बहुत लग जाता, और टाइम रियली बहुत लग जाता, ठीक है, वो इतना ईजी नहीं है अभी उस वाली वैल्यू को सॉल्व करना, ठीक है। एक बार क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करना, खुद से ट्राई करो, इसमें मेरे से पूछी है रेशो, तो रेशो पूछी है तो टोटल पॉपुलेशन में ये ना मान के क्या मान सकता हूं 100, ठीक है। तो उसने पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स इन तमिलनाडु, तो यहां पे आ गया 100, तमिलनाडु का पहले निकालना है नंबर ऑफ फीमेल्स, तो तमिलनाडु में टोटल पॉपुलेशन 9% है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, तो 9% निकाल दिया। सबसे पहले तमिलनाडु का ब्रेकअप क्या दिया है आपको 3:4, तो 3:4 में फीमेल्स वाला पार्ट निकालना है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 4/7। कभी भी फ्रैक्शन सॉल्व नहीं करना है, भी मैं बार बार रिपीट करता हूं, हर एक चैप्टर में रिपीट करता हूं, डोंट सॉल्व द फ्रैक्शन इन द मैथ्स में फ्रैक्शन कभी भी सॉल्व नहीं करना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं टोटल फीमेल्स निकालनी है आपको दिल्ली में, तो यहां पे आ गया 100, ठीक है, यहां पे आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई, तो दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी थी भी 8%, तो यहां पे आ गया 8%, और दिल्ली का ब्रेकअप क्या दिया गया है 2:3, तो फीमेल्स वाला पार्ट निकालना है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 3/5, तो 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 4 से ये 2 पे चला गया, 3 से ये 3 पे चला गया, तो यहां पे क्या आ गया 3/7, और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा उल्टा 5/2, तो यहां पे क्या गया 15:14 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो हमेशा रेशो, अगेन रिपीट कर रहा हूं, रेशो में और परसेंटेज के क्वेश्चंस में टोटल पॉपुलेशन कंसीडर एज अ 100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करना, 4th क्वेश्चन ट्राई करो, इसको समझो भी, क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट दी है, बट क्वेश्चन वुड बी इजी। इफ इन अ ईयर 1998, भाई ये जो हिसाब किताब दिया है, ये 1998 का हिसाब किताब दिया है, मतलब ये जो डेटा आपको दिया गया है 1998 का है। जब मैंने पहले आपको क्वेश्चन कराया था, जब ये सेट स्टार्ट करा था, तो उसमें जो डायरेक्शन थी उसमें लिखा था कि 1998 का है। 1998 में क्या हुआ है, देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 10% इन द पॉपुलेशन ऑफ द यूपी, मतलब 1998 में जो पॉपुलेशन है वो 10% से बढ़ी थी का मतलब क्या हो गया, जितनी भी 1997 में पॉपुलेशन थी
उसमें 10% का इजाफा हुआ है, उसमें 10% का इंक्रीज हुआ है, तो 1998 की पॉपुलेशन मिली है। सेम यहां पे दिया है 12% इन द पॉपुलेशन ऑफ एमपी, एमपी की पॉपुलेशन में 12% का इंक्रीज हुआ था, जो भी 1997 में पॉपुलेशन थी उसका 12% इंक्रीज करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 1998 की पॉपुलेशन मिल जाएगी। ठीक है, देन व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द यूपी एंड एमपी, रेशियो पूछा है तो कंसीडर इज एट 100, भाई इसको भूल जाओ, 32 लाख को भूल जाओ, तो यहां पे 100 ले लेते हैं। 1998 में दोनों स्टेट्स की निकाल देते हैं। ठीक है, ये यूपी है और ये एमपी है। ठीक है, 1998 में यूपी की क्या बन जाएगी, 1998 में यूपी की आ जाएगी, 100 लेते हो तो यूपी का जो शेयर है वो क्या है, 15% है, तो यहां पे 100 का 15% निकालोगे क्या आ जाएगा, 15। अब ये जो 15 आया है, ये जो 15 आया है 1997 में जो भी पॉपुलेशन थी उसका 10% इंक्रीज करने के बाद आया है, तो 10% इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, यू नीड टू फाइंड 110%। भाई मैंने बताया था आपको, परसेंटेज में भी बताया था, और अभी जब ये आपको चैप्टर स्टार्ट कराया था तब भी ये चीज मैंने बताई थी कि 10% इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, आपको उसका 110% निकालना है, यू नीड टू फाइंड 110%। जितनी भी 1997 में पॉपुलेशन थी, लेट्स सपोज x थी, तो x का 110% यू नीड टू कैलकुलेट, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 110। रेशो पूछी है तो डोंट सॉल्व इट, इसको एग्जैक्ट सॉल्व मत करो। इसी तरीके से एमपी का निकाल लेते हैं। एमपी की 1998 में पॉपुलेशन कितनी बन गई, भाई 100 में हमने माना था, तो एमपी का 20%, तो 20% 100 का निकालोगे क्या आ गई, टोटल जनता 20 आ गई। टोटल जनता जो है वो 20 निकल आई, टोटल जनता 20 है, तो लेट्स सपोज उसमें जो था वाई था। ठीक है, उसमें जो था 1997 में एमपी की पॉपुलेशन वाई थी, तो उसका मैंने 12% बढ़ाया है, तो मेरे को 112% निकालना पड़ेगा। 12% बढ़ाया है तो मेरे को उसका 112% निकालना पड़ेगा, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, 20 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 112, तो ये आ गई y की पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये आ गई y की पॉपुलेशन, इसको नोट डाउन करना है, इसको नोट डाउन कर लो, बिकॉज मैं इसको रब करूंगा क्योंकि मेरे को रेशियो के लिए स्पेस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको रब करते हैं। यूपी की 1997 में पॉपुलेशन क्या मिली थी आपको, जो अभी मैंने सॉल्व कराया था, 15 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 110। एमपी में पॉपुलेशन क्या मिली थी आपको 1997 में, ये आई थी 20 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 112। ठीक है, तो ये 100 से 100 कट गया, ये 5 से कट जाएगा 3 पे, 5 से कट जाएगा 4 पे, फिर और क्या कर सकते हैं, 2 से कट जाएगा 55 और 2 से कट जाएगा 56, 56, और ये 4 इसको काट देगा 14 पे, 14 चला जाएगा ऊपर, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या मिल गया, 14 3 क्या हो गया 42, 42:55 इज द राइट आंसर, ये इसका राइट आंसर। ठीक है, तो यहां पे कभी भी आपको ये बड़े बड़े नंबर में नहीं फंसना है। ठीक है, तो इसको काट के 100 मान लो भी, 100 इन टर्म्स किस में मान सकता हूं भाई, मैं अगेन इसको रिपीट कर रहा हूं, 100 जो मैं अज्यूम कर सकता हूं वो रेशो के केस में और परसेंटेज के केस में मैं अज्यूम कर सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट सेट स्टार्ट करते हैं, सेट 6। नाउ ये सब बच्चों का डाउट रहता है, सर वो इनकम एक्सपेंडिचर पता नहीं इससे क्या डर लगता है, अभी बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, जो हमने लास्ट सेट करा था सेट 5 उससे बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको समझो एक बारी। 2001 का डेटा आपको दिया है, ईयर 2001। ठीक है, ये एक फॉर्मूला दे दिया प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का। प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपको डेटा दिया है 5 कंपनीज का, MNPQR। एक्सपेंडिचर दिया है, इनकम दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है, इनकम दिया है इन मिलियन US$, उसका कोई मतलब नहीं है, रुपीज में ले लो या 55 ले लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये डेटा आपको समझ में आया अभी। ये ब्लू कलर वाला एक्सपेंडिचर है और ये ग्रीन कलर वाला इनकम है, पहले वाला एक्सपेंडिचर है, बाद वाला इनकम है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें उसने क्या पूछा, द कंपनीज M and N टुगेदर हैड अ परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ। ठीक है, अगर मैं M और N की कंबाइन देखता हूं तो उसकी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज। तो M और N का कंबाइन कर लेते हैं, M और N का कंबाइन कर लेते हैं, तो M प्लस N की इनकम निकाल देते हैं, एक्सपेंडिचर निकाल देते हैं, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस के लिए तो दोनों चाहिएगा ना, अभी कितना आया है और कितना गया है। तो यहाँ पे M और N का एक्सपेंडिचर कंबाइन क्या हो जाएगा, ये ब्लू वाला प्लस कर दो, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 40 है, एक्सपेंडिचर क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया 45 और 40 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 85। ठीक है, और इनकम क्या हो गई, इनकम इन दोनों को प्लस करना है, ग्रीन वालों को प्लस करना है, बिकॉज M और N का कंबाइन पूछा था, यहाँ पे 35 है और यहाँ पे क्या दिया है आपको 50, तो 50 और 35 को प्लस करोगे तब भी क्या आ जाएगा 85, तो 85 रुपीज ही आए, 85 रुपीज ही चले गए, तो नो प्रॉफिट नो लॉस इज द राइट आंसर, फॉर्मूले का यूज ही नहीं करना पड़ा।
फॉर्मूले का यूज भी कर लो, चलो आपको लग रहा होगा सर फॉर्मूला एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं तो इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे 85 माइनस 85 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई 100, तो 85 माइनस 85 क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई 100, तो 0% प्रॉफिट और 0% लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, भी खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 2, For company R, if the expenditure has increased by 20% in the year 2001, तो ये वाला कौन सा दिया था मेरे को, ईयर 2001 का दिया था, ये जो डेटा था वो 2001 का था। तो 2001 में, ठीक है, कौन कौन सी कंपनी दी है अभी इसने, आर दिया है, ठीक है, आर ही दिया है, दो कंपनी नहीं दी है, खाली कंपनी आर का डेटा उसने दिया है। एक्सपेंडिचर जो है वो 2001 में, ठीक है, एक्सपेंडिचर जो है जो 2001 में जितना भी एक्सपेंडिचर था, तो एक्सपेंडिचर 2001 में कितना था, एक्सपेंडिचर 2001 में आर का, एक्सपेंडिचर 2001 में आर का कितना था 45, तो 45 एक्सपेंडिचर था आर का 2001 में, तो 2001 में जितना भी एक्सपेंडिचर था, ठीक है, वो 20% इंक्रीज हुआ है। भाई चीज को समझना, वो मैं जो लास्ट वाले सेट में लास्ट क्वेश्चन करा रहा था सेम टाइप का है, मतलब आर का जो एक्सपेंडिचर था 2001 में, वो 2000 में जितना भी था उसका 20% इंक्रीज होने के बाद निकला है। मतलब 2001 में 20% एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज हुआ है, तो जितना भी 2000 में था उसका 10% निकालोगे ना, डोंट मिस्टेक। ठीक है, इसमें गलती मत करना, भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको एक पक्का। ठीक है, इट इज फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो यहां पे जो 2001 आया है 45 का 10% 20% निकाल के आपको उसमें से माइनस नहीं करना है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो भी 2000 में था उसका 120% क्या है, ये 45 है। भाई ये है पूरी कहानी जो है वो ये है। एक्स जो भी था 2000 में जितना भी एक्सपेंडिचर था आर का, उसका 120% निकालोगे तो क्या मिलना चाहिए 45%, बिकॉज इंक्रीज जो हुआ है वो 2000 पे हुआ है। भाई अगर क्वेश्चन में कहा जाएगा कि 2001 में 20% इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर फ्रॉम ईयर 2000, तो 2000 बोला है ना भी उसने, क्लियर आपको स्टेटमेंट दिए फ्रॉम ईयर 2000, तो 2000 में जितना भी था उसका 120% निकाल के 120% निकाल के क्या मिलना चाहिए आपको, एक्सपेंडिचर ऑफ 2001। ठीक है, and company had earned a profit of 10% in 2000, then what was the company income in 2000? ठीक है, तो 2000 का ही हिसाब उसने पूछा है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 120। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे आ गया, ये 15 से कट जाएगा 3 पे, 15 से कट जाएगा 8 पे। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 8, तो 300 डिवाइडेड बाय 8 होता है 37.5। तो 37.5 एक्सपेंडिचर था उसका 2000 में। अब 2000 का हिसाब निकाल लेते हैं। 2000 में इनकम निकालनी है ना आपको, इनकम निकालनी है, प्रॉफिट परसेंटेज तो मिली गई है, प्रॉफिट परसेंटेज 10% है, तो फॉर्मूले में पुट कर दो, तो यहां पे आ जाएगा 10। इनकम नहीं पता है तो लेट्स सपोज IN है, माइनस एक्सपेंडिचर क्या है 37.5, और डिवाइड किससे कर दोगे, एक्सपेंडिचर क्या है 37.5, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 100 से। तो यहां से जब इनकम सॉल्व करोगे आप, इसको पोज करके सॉल्व करना भी, इनकम जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 41.25। आई डोंट हैव अ डाउट कि कोई बच्चा इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, यू कैन सॉल्व। ठीक है, यू कैन सॉल्व इट। तो 41.25 इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो मेरा काम है कॉन्सेप्ट आपको समझाना। ठीक है, कैलकुलेशन आपका पार्ट है, कैलकुलेशन कैसे भी करनी है आपको करनी है। 41.25 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो ये चीज आपको समझ में आई। 300 को मैंने डिवाइड कर दिया 8 से, तो यहां पे ये जो मतलब घुमाने वाली चीज देता है ना, ये देता है हर एक क्वेश्चन में। मतलब ये वाला क्वेश्चन पक्का बता रहा हूं भी मैं। ठीक है, मैंने जितने भी एग्जाम दिए हैं या समझे हैं या फिर देखे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन हमारे टाइम में भी आया करता था। 2005 2004 के टाइम में भी ये वाला क्वेश्चन मिला करता था, आज भी मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन पक्का है। एक जो 5 क्वेश्चन आएंगे उसमें से एक क्वेश्चन ये वाला पक्का है बिल्कुल। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको देना है अभी, ये बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझना है। इसमें जो बोला है जो 20% इंक्रीज हुआ है 2001 में, वो 2000 रेफरेंस पॉइंट लेके 20% इंक्रीज हुआ है। फाइन, तो डेटा इंटरप्रिटेशन के मैंने सारे ही मतलब चार्ट आपको करा दिए हैं, बार चार्ट भी करा दिया, देन आपका सर्कल वाला भी चार्ट करा दिया। तब भी कोई डाउट रहता है आपके, तब भी कोई, जब इस शीट को आप सॉल्व करोगे, ठीक है, जो मैंने शीट आपको सेंड करी है क्लास शीट, और ईबी बुक में भी डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो उनको सॉल्व करना एक बार ही आपको सॉल्व करने हैं। डाउट होता है तो मेरे से पूछने हैं। abhishek.studyiq@gmail.com। विद इन 24 आवर्स आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। एंड थैंक्स अ लॉट, और एग्जाम के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक।